मोस्ट पावरफुल नेशंस के लिस्ट में भारत को 12वीं रैंक मिली है। ऐसे में यहाँ पर सवाल उठता है कि अभी भी भारत को पावरफुल नेशन की लिस्ट में टॉप पर आने के लिए कई देशों को पछाड़ना होगा। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस न्यूज़ ने साल 2025 में दुनिया के 195 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में टॉप 10 देशों की रैंकिंग भी बताई है। अब सवाल ये है कि कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ये कैसे तय किया जाता है। दूसरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से देश हैं जो टॉप 10 में अपनी जगह बना चुके हैं और भारत की सिचुएशन अभी क्या है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सवान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले यही समझते हैं कि पावरफुल देशों के लिस्ट में टॉप 10 कौन से देश हैं। स्क्रीन पर आपको हम जो लिस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं उसमें यूएस, चाइना और रशिया टॉप 3 पर हैं। इसके बाद आता है यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया और 10th रैंक पर है इजराइल। इस लिस्ट में भारत कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि भारत की रैंक है 12th। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किस बेसिस पर ये रैंक तय की जाती है। तो इसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इस रिपोर्ट में एक देश के इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसको देखा गया था। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल अलायंस यानी कि दुनिया के देशों के साथ कैसे गठबंधन है उस पर्टिकुलर देश के। इसके अलावा मिलिट्री कितनी मजबूत है, कौन कौन से डिफेंस सिस्टम हैं, देश डिफेंस पर कितना खर्च करता है। इन सभी फैक्टर्स को जब रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस की जाती है तो समझ में आता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा पावरफुल है। इन सब में उस देश की पॉपुलेशन, जीडीपी, ये सब भी देखा जाता है। और ये सारे वैसे तो जेनरिक पॉइंट्स आपको हमने यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक मेथडोलॉजी को अपनाया जाता है, एक मेथड होता है उसके लिए। यूएस न्यूज़ ने जो रैंकिंग तैयार की है उसमें 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रैंक को निकाला गया है, तैयार किया गया है। ये 5 एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो इसमें देशों के लीडर को देखा जाता है, कौन उनका लीडर है, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेज हैं उस देश की या फिर नहीं है, या फिर उसकी जो मिलिट्री है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब पर जो है ध्यान दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो लिस्ट है वो तैयार होती है कि कौन सा सबसे पावरफुल नेशंस हैं। अब एक एक करके सभी देशों पर नज़र डालते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। तो ये जो डेटा है वो फरवरी 2025 तक का है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रैंक 1 अमेरिका की। अमेरिका में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा टर्म संभाला है। ट्रंप लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इन फाइंडिंग्स में जो बाइडेन जो हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके काम के भी इम्पैक्ट नज़र आते हैं। सबसे पहले आप ये डेटा देखिए, इसमें देश की राजधानी है, जीडीपी पर कैपिटा है, इसके अलावा वो जीडीपी भी दी गई है जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और यहाँ पर कई बार रिपोर्ट्स भी सामने आती रहती हैं कि किस वजह से वो सबसे ऊपर है, सबसे 1 नंबर की रैंक पर है। अब इस रिसर्च के हिसाब से देखें तो अमेरिका कई एरियाज़ में आगे है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट। बाइडेन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स पर भी काफ़ी लगातार ध्यान दिया। इसके अलावा अमेरिका में कई बड़ी टेक कंपनीज़ हैं जो अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी में मजबूत बनाती आ रही हैं। अब बात करते हैं रैंक 2 चीन की। ये है चीन का डेटा। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगातार बढ़ रहा है और इसमें शामिल होने वाले देशों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस इनिशिएटिव का मकसद एशिया को अफ्रीका और यूरोप से ज़मीनी तौर पर या फिर समुद्र के रास्ते के ज़रिए जोड़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना है और जो बिज़नेस है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा चीन टेक्नोलॉजी के एरिया में भी लगातार तरक्की कर रहा है। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G में जिससे वो एक ग्लोबल टेक लीडर बनता जा रहा है। ये हम चाइना की बात कर रहे हैं। अभी आपने हाल में भी देखा कि कैसे चीन के AI डीप सीक ने दुनिया में हलचल मचा दी और ख़ास करके कम पैसों में ज़्यादा काम करके दिखा दिया चीन ने और अमेरिका को भी चौंका दिया। इसके बाद नंबर आता है रैंक 3 यानी कि रूस का।
रूस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अहम रोल निभाता है और उसकी वजह यह है कि रूस के पास बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। इसके अलावा रूस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से करना जानता है। रूस अपने स्पेस प्रोग्राम पर भी लगातार ध्यान दे रहा है और आने वाले वक्त में कई मिशंस उसके लॉन्च होने वाले हैं, उसकी वो भी प्लानिंग कर रहा है और इसमें कि एक है वेनेरा डी वीनस लैंडर, इसका भी नाम शामिल है। रूस स्पेस मिशन के ज़रिए चांद की स्टडी और बाकी जो ग्रह हैं उनकी भी खोज करने की चाहत रखता है, जिससे यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से समझा जा सके और दुनिया में रूस का नाम इस सेक्टर में भी हो सके। इसके बाद नंबर आता है यूके का। ये रहा आपके सामने यूके का डेटा। यूके ब्रेक्सिट के बाद नए ट्रेड डील्स पर ध्यान लगातार दे रहा है। ब्रेक्सिट यानी कि यूके का ब्रिटेन से एग्जिट लेने के बाद का वक्त। अब नए ट्रेड डील से आखिर हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि यूके अब नए इकोनॉमिक पार्टनर्स बनाना चाह रहा है और देश टेक इंडस्ट्री में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां पर लंदन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा सेंटर बन के उभरने लगा है। यहाँ स्टार्टअप्स अलग अलग एरियाज़ में नए और यूनिक सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं, जिससे यूके की इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का। जर्मनी यूरोपियन यूनियन की ग्रीन एनर्जी के लिए पहल में सबसे आगे है। जर्मनी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अपनाने और साथ में अगर आप देखेंगे तो कार्बन एमिशंस को कम करने पर लगातार जोर दे रहा है। और इसके अलावा जर्मनी अलग अलग एरियाज़ जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर लगातार आ रहा है, उसकी भी बात होती रहती है, जिससे कामकाज में और ज़्यादा एफिशिएंसी आए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। अब दक्षिण कोरिया की बात करें, यानी कि साउथ कोरिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनकर उभरता हुआ दिख रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कई खबरें आती रहती हैं, देश में कई बड़ी टेक कंपनीज हैं इसके जो साउथ कोरिया को ग्लोबल इकोनॉमी में मजबूत पोजीशन पर लेकर आती हैं। इसके अलावा जो साउथ कोरिया है वहाँ पर वो कार्बन एमिशंस कम करने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी अपनाने की बात लगातार कर रहा है, ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लगातार कर रहा है और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स पर भी लगातार ध्यान दे रहा है। इसके अलावा फ्रांस अपनी इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा मॉडर्न बनाने पर भी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाने पर काम कर रहा है। साथ ही फ्रांस ईयू की पॉलिसीज़ और रूल्स को बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे ईयू की इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो लगातार बनी रहती है। इसके बाद नंबर आता है जापान का। तो जापान की बात करें तो वो अपनी कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी जापान है, जिसकी जीडीपी $4.11 ट्रिलियन है। देश फिलहाल चिप मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवीज़ की डेवलपमेंट पर लगातार जोर दे रहा है, ताकि अगली टेक्नोलॉजिकल वेव जो आए उससे देश आगे लगातार बढ़ सके। हालांकि जापान को अपनी बढ़ती उम्र और घटती हुई जनसंख्या की वजह से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे टैलेंट की कमी हो रही है और साथ ही साथ जो बेहतर वेजेस हैं उनकी मांग भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का। इस देश के पास पैसा और पावर इसलिए भी है क्योंकि इस देश की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है उनका पेट्रोलियम प्रोडक्शन। फाइनेंशियल ईयर 23 में सऊदी अरामको ने $40.88 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया था। हालांकि जो उसका प्रॉफिट था वो 25% घटकर $121.3 बिलियन रह गया था। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया के 17% क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, जो करीब 270 बिलियन बैरल्स के बराबर हैं। ये अरब देशों में यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है और ओपेक देशों पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया अब टूरिज़्म और बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि नियोम सिटी में भी भारी निवेश कर रहा है, ताकि जो टूरिस्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा अगर देखें तो इस देश में 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने की भी तैयारी लगातार चल रही है। इसके बाद आता है इजराइल। आप देखेंगे तो इजराइल वॉर में भी रहा है, लेकिन इजराइल दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में भी आगे नज़र आता है। देश में कई बड़ी टेक कंपनीज हैं जो अलग अलग एरियाज़ में नए और अनोखे सोल्यूशंस पर काम कर रही हैं।
इसके साथ ही इजराइल अपने डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है ताकि अपने सिटीजन्स को वो सेफ रख सके, सिक्योर रख सके और उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर सके। अब सवाल आता है कि भारत क्या कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि किसी भी देश की जो लीडरशिप है, डिफेंस है या फिर जो बाकी देशों के साथ उसके रिश्ते हैं वो कैसे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन भी। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि पॉपुलेशन की वजह से भारत में जो डेवलपमेंट है उसको कर पाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। हालांकि फरवरी 2025 तक भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में अगर देखें तो 12वें रैंक पर है। ये रैंकिंग कई पहलुओं पर डिपेंड करती है, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में करके बताया था, क्योंकि जो रिसर्च की गई है वो एक पर्टिकुलर फैक्टर्स पर की गई है। भारत की जीडीपी रैंकिंग में देखें तो वो 5वें स्थान पर है, जो अमेरिका, चीन और जर्मनी और जापान के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में वो भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है, बल्कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स को नज़र में रखा गया था, जिसकी वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो 12 है। अब हम जनरली अगर किसी भी देश की बात करें तो पावरफुल नेशन बनने के लिए उसकी लीडरशिप एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इफेक्टिव लीडरशिप से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। ये लीडरशिप मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बढ़ा सकता है और सैन्य क्षमता को और ज़्यादा भी मजबूत कर सकता है। जिस लीडर को ग्लोबल लेवल पर सम्मान मिल रहा हो वो अपने देश की ताकत और रैंकिंग को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बखूबी निभा रहे हैं, वो एक अच्छे लीडर हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ब्रिक्स नेशन को 100% टैरिफ उन पर लगाने की धमकी दी थी। इसके बावजूद अभी तक भारत पर इस तरह का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाने की बात कर दी है। अब भारत इस रैंकिंग में कैसे बेहतर कर सकता है, उसमें एक तो हो गया कि बेहतर लीडरशिप भारत के पास है। दूसरा ये कि देश की जो जनसंख्या है वो भी एक अहम रोल प्ले कर सकती है, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या होने से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान की तो बात हमने पहले करी है, लेकिन फ़ायदा ये है कि बड़ी जनसंख्या का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक बड़ा वर्कफोर्स आपके पास तैयार हो जाता है, जो आर्थिक विकास को और ज़्यादा बेहतर करने में फ़ायदा पहुंचा सकता है। बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन और स्किल से भी देश एक पावरफुल नेशन बन सकता है। भारत को इस सेक्टर में भी काम करने की वैसे ज़रूरत है। डिफेंस की अगर बात करें तो भारत के डिफेंस सेक्टर को साल 2025 में बजट में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम मिला है। इस सेक्टर को भी भारत को बढ़ावा देना होगा, तब हो सकता है कि इस लिस्ट में भारत यानी कि जो पावरफुल नेशंस की हम बात लगातार कर रहे हैं और ऊपर धीमे धीमे आता हुआ आपको नज़र आएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।